गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारा जो व्याख्यान है बीए पार्ट सेकेंड, इसके संदर्भ में टॉपिक है व्हाट इज रिसर्च, यानी अनुसंधान क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, अनुसंधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि रिसर्च का सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या मूल्य है, क्या महत्व है। मानव पहले गुफाओं में रहता था, उसके दो ही उद्देश्य थे, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। शिकार करता था या भोजन का संग्रह करता था। पशुवत सोना, मैथुन और जीवन निर्वाह के लिए विचरण, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन जो जो हमारी सभ्यता बनी, संस्कृति विकसित हुई, हम लोगों को नए अन्वेषण की आवश्यकता पड़ी। जीवन जीने का संघर्ष प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे मानव विकसित होता गया और एक जनजाति समाज से उठकर हम औद्योगिक समाज के जिम्मेदार नागरिक की यात्रा पूरी तय कर चुके हैं। समाजशास्त्र में किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। यह अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से अनेक विधियों का उपयोग लेते हुए किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, रिसर्च का समाजशास्त्र में क्या मूल्य है। उदाहरण के लिए, किसी समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, बाल अपराध, चोरी की घटनाएं बहुत अधिक मात्रा में हो रही हैं, तो समाजशास्त्री ये चिंतित होते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। अब मान लीजिए कच्ची बस्ती के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं, तो वहाँ उसको निर्धनता के साथ संबंध देखा जाएगा, वहाँ उनकी अवकाश के प्रतिमान की शैली देखी जाएगी। उसके बाद वहाँ यह निर्णय लिया जाएगा कि आखिर क्या कारण है, कार्य कारण संबंध क्या है जिनकी वजह से अपराध की प्रवृत्ति बढ़ रही है। रिसर्च, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, री और सर्च। री का मतलब पुनः पुनः, बार बार, सर्च यानी खोजना। उदाहरण के लिए, ये एक पेन, जब इसको प्रथम बार देखा जाएगा, प्रथम बार देखने पर कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि ये वाइट कलर का पेन है जिसका ढक्कन ब्लैक कलर का है। लेकिन जब दोबारा देखा जाएगा, गहराई से देखा जाएगा, तो ये भी कहा जा सकता है कि इस वाइट पेन के इस कवर पे रेड इंक से कुछ लिखा गया है। इसका जो ढक्कन है, इस ढक्कन के ऊपर टाँकने का क्लिप लगा हुआ है। इसके प्लास्टिक की वैल्यू का भी अवलोकन किया जा सकता है। यानी हर बार जब भी नया देखा गया, हर बार जब भी कुछ घटित हुआ, इसमें खोजा गया है, सर्च किया गया है। ऐसी स्थिति में जब किसी समाज के संदर्भ में हम पुनः पुनः तथ्यों की खोज करेंगे, उन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे, उनके कार्य कारण संबंधों को खोजेंगे, तो यह हमारा रिसर्च कंप्लीट होगा। उदाहरण के लिए, किसी समाज में दहेज की समस्या है। अब उस दहेज की समस्या को एक समाजशास्त्री कई परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करेगा। क्या उस समाज में परंपरावादिता ज़्यादा है? क्या उस समाज के अंदर कोई ऐसी रस्म तो नहीं है जो इस बात को अनिवार्य बनाता है कि कम आयु में विवाह करना होगा? यह आंकड़ा खोजा गया अलग तथ्य में, पुनः आवृत्ति हुई, दोबारा जानकारी प्राप्त की गई और फिर खोजने पे नया तथ्य निकल के आया कि साहब, संयुक्त परिवार की व्यवस्था में मुखिया ये चाहता है कि उसके जीते जी उसकी संतान का विवाह हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ रिसर्च में नया बिंदु निकल के आया। तो सारांश में हम कह सकते हैं, अनुसंधान की यह प्रक्रिया जिसमें तटस्थ होकर, जिसको हम कह सकते हैं वैल्यू फ्री सिस्टम, मूल्य मुक्त, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर किसी भी अध्ययन को करना, यहाँ अनुसंधान या रिसर्च कह सकते हैं। अब ये रिसर्च कार्यकारी भी हो सकता है, यह रिसर्च विशुद्ध हो सकता है,
किसी उपकल्पना के आधार पर तथ्यों की खोज करने के संदर्भ में प्रयोगात्मक भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है वो आपका सब्जेक्ट किस अर्थ में है, उसकी प्रकृति क्या है, वहाँ तथ्य संग्रहण की कौन सी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न उठता है, क्या हमें रिसर्च करने के बाद सारगर्भित तथ्य प्राप्त हो जाते हैं या उनके अंदर भी संदेह रहता है। इसके संदर्भ में सीए मोजर का कथन है कि जब कोई अनुसंधानकर्ता, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, अनुसंधान कार्य करने वाले सदस्य को अनुसंधानकर्ता कहा गया है और पूरे फील्ड में जितने भी लोग होते हैं इसको यहाँ उत्तरदाता या अनुसंधान की इकाई का क्षेत्र कहा जाता है। मोजर का यह तर्क है कि अनुसंधानकर्ता किसी विषय वस्तु के संदर्भ में अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जो जानकारी एकत्रित करता है वो जानकारी वैज्ञानिक पद्धतियों की सहायता से होती है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वैल्यू फ्री या पूर्वाग्रह से मुक्त अध्ययन कौन सा होगा। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति अमुक जाति का है और वो किसी जाति विशेष का अध्ययन करने के लिए गया और वहाँ जाकर वो उस जाति का पक्ष करने लग जाए, उसके मन में व्यक्तिवादी विचार आ जाए कि ये मेरी जाति के लोग हैं, मैं जिस लैंगिक परिस्थिति का धारक हूँ उसके अनुरूप यहाँ की लैंगिक संरचना है और वो उनके पक्षपात करते हुए आंकड़ों को घुमाने की कोशिश करे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, फिर यहाँ वैज्ञानिक अध्ययन नहीं होगा। इसका अर्थ है आपने अपने पूर्वाग्रह को उसमें लगा दिया है, अपनी रुचि, पसंद, अपने विचारों को इसमें शामिल कर दिया गया है। अनुसंधान के अंदर जब तटस्थ होकर, वैल्यू फ्री होकर अध्ययन करता या अनुसंधान करता तथ्य संग्रहण करता है तो तथ्य संग्रहण, प्रश्नावली, अनुसूची, एकल अध्ययन पद्धति, निर्देशन पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति के साथ उपकल्पना निर्माण, ये एक सामूहिक मिला जुला प्रयास होता है जिसके माध्यम से हम अनुसंधान कार्य को एक नवीन निष्कर्ष की परिस्थिति पर ले जाते हैं। इनके माध्यम से सिद्धांत बनते हैं। मैं यहाँ एक भारतीय समाजशास्त्री का उदाहरण देना चाहूँगा, डॉक्टर M.N. श्रीनिवास। M.N. श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के रामपुरा नामक गांव में एक विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक प्रक्रिया देखी। उन्होंने देखा कि रामपुरा गांव में दो जातियां थी, ब्राह्मण और कुर्ग। कुर्ग को हम यहाँ कह सकते हैं एक ऐसी जाति जो सफाई का कार्य करती है, गंदगी मैला ढोने का कार्य करती है, और ब्राह्मण पुरोहित का कार्य करता था। सामाजिक आधार पर उसकी स्थिति उच्च थी। अब वहाँ उसने देखा कि ब्राह्मणों का तो बहुत सम्मान था और कुर्ग जाति के लोगों को उपेक्षित भाव से देखा जाता था। एक दिन कुर्ग जाति के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं हम इस बंधन से मुक्त हो जाएं। उन्होंने ब्राह्मणों के आचार व्यवहार, कार्यशैली, मंत्र बोलने के तरीके, उनको धीरे धीरे फॉलो करना चालू किया। जब उनको लगा कि वो पारंगत हो गए, एक दिन उन्होंने ब्राह्मणों का चोला धारण किया, गांव की सीमा के बाहर जाकर, और गांव छोड़ दिया और 200-250 किलोमीटर दूर जाकर एक पंडित के रूप में निवास करने लगे। अब वो जिस नए क्षेत्र में गए वहाँ उन्होंने लोगों के सामने वही व्यवहार किया जो पंडित करता था, जो वो देखते आ रहे थे। अब उन्होंने अपना सफाई वाला काम छोड़ दिया था। लोगों ने उन्हें पंडित समझा, उन्हें वही सम्मान परिस्थिति प्रदान करना प्रारंभ किया जो इस पुरोहित को मिलती थी। अब इस सामान्य घटना को विशिष्ट मानते हुए डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने रिसर्च के अंतर्गत नाम दिया प्रारंभिक रूप में ब्राह्मणीकरण, अर्थात ब्राह्मणों का अनुसरण किया गया किसी जाति के द्वारा। लेकिन कोई भी घटना एक बार देखने से सिद्धांत नहीं बनती। यहाँ जब रिसर्च में अलग अलग बार खोज की गई तो उनका विचार बना, उपकल्पना बनाई कि भाई एक तो वो जाति होती है जो थोड़ी उच्च होती है, एक उसकी तुलना में निम्न होती है। क्या ये संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है? उन्होंने गुजरात में देखा, उनको सफलता नहीं मिली। वहाँ देखा कि पटेल जाति जो अन्य पिछड़ा वर्ग में आती थी, उनके पास जमीन थी, पैसा था, पशुधन था, उनका अनुसरण ब्राह्मण भी कर रहे थे।
अब वो पटेलीकरण तो नाम नहीं रख सकते थे। राजस्थान आए तो यहाँ देखा कि राजपूत डोमिनेट था, प्रभुत्व रखता था, तो राजपूत जाति के संदर्भ में अन्य लोग उसका अनुसरण करते थे। हिमाचल प्रदेश में गुज्जर का, कश्मीर में पठान का। अंतोगत्वा जब अलग अलग तथ्यों के बारे में जब एम.एन. श्रीनिवास ने देखा तो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि इसमें एक चीज़ समान रूप से मिल रही है, उच्च जाति का अनुसरण निम्न जाति के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पर जो उच्च जाति जिसका अनुसरण किया गया है, जिसको फॉलो किया गया है, उन्होंने नाम दिया डोमिनेंट कास्ट प्रभु जाति। अब ये रिसर्च के द्वारा ही पता चला है कि एक प्रभु जाति होती है। अब प्रभु जाति है क्या? इन्होंने इसको स्पष्ट किया, जो संख्या में अधिक हो, जिसकी राजनीतिक शक्ति प्रबल हो, जिसके आर्थिक संसाधनों पर जिसका अधिकार हो, वही डोमिनेट करता है। अब उसका अनुसरण करने वाली जो भी जाति होगी वो उसको फॉलो करेगी, उसका जैसा बनने की इच्छा करेगी। और उन्होंने इस खोज के आधार पर इस विधा का नाम रखा संस्कृतिकरण, अर्थात निम्न जाति के लोगों के द्वारा उच्च जाति या प्रभु जाति के सदस्यों का अनुसरण करना, और अनुसरण के बाद एक दो पीढ़ी जब निकल जाए तो उनकी ही मूल संतान होने का दावा करना, यहाँ संस्कृतिकरण कहलाया। तो यहाँ सोशल रिसर्च में, अनुसंधान की इस प्रक्रिया में अगर एम.एन. श्रीनिवास केवल रामपुरा नाम के गांव के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाल देते तो शायद वो इस सैद्धांतिक प्ररचना तक नहीं पहुंचते। उन्होंने जब अलग अलग क्षेत्रों में पुनः सर्च खोजा और खोजने के बाद आंकड़े निकाले, उन्होंने अध्ययन किए, तो उस मुकाम पर पहुँचे तो आज उन्हें हम संस्कृतिकरण की अवधारणा के जन्मदाता के रूप में देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समाजशास्त्र में क्या अनुसंधानी विकल्प है? क्या ये लघु अवधि में हो सकता है? तो यह मैं स्पष्ट कर दूं, जब व्यक्ति दीर्घ अवधि तक किसी विशेष बिंदु को लेकर गहन अध्ययन करता है, सतह तक जाकर उसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन करता है, तो अनुसंधान की श्रेणी में आता है। इसी का एक दूसरा रूप और है जो अल्प अवधि वाला है, इसे सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण के अंतर्गत केवल सामान्य जानकारी प्राप्त करके, सतही जानकारी प्राप्त करके अध्ययनकर्ता एक सामान्य अभिरुचि का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति विशेष से पूछा जाए कि तुम दिन भर में अपने मनोरंजन के किन साधनों का उपयोग करते हो, और ऐसा प्रश्न 50 लोगों से पूछा और एक टेबल बना दी गई कि 50 में से 15 लोगों ने कहा हम टेलीविज़न देखते हैं, 10 लोगों ने कहा हम ताश पत्ती खेलते हैं, अन्य 4 ने कुछ अलग जवाब दिया। हम इसके टेबल बना के एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं सामान्य रूप से, सतही ऊपरी तौर पर, कि ये एक सर्वे की रिपोर्ट है। मगर ये सर्वे की रिपोर्ट सिद्धांत के मार्ग में रुक जाएगी, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी, क्योंकि इसमें तार्किक प्रस्तावना नहीं है, इसमें उपकल्पना नहीं है। अब यहाँ कुछ छात्रों के दिमाग में आ सकता है कि उपकल्पना क्या अनिवार्य होती है? तो यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, उपकल्पना का अर्थ है किसी भी अध्ययन को करने से पूर्व उस अध्ययन के बारे में प्रारंभिक तौर पर कुछ स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, कार्यकारी वाक्य बनाए जाते हैं। ये वाक्य अभी बनाए गए हैं, इनका परीक्षण नहीं हुआ है। परीक्षण के बाद ये कथन सत्य भी हो सकते हैं, असत्य भी हो सकते हैं। इस आधार पर उपकल्पना बनाई जाती है। उदाहरण के लिए दहेज के संदर्भ में, दहेज क्या है? अब उपकल्पना बनाई जा सकती है, उच्च जातियों में दहेज लिया जाता है, परंपरावादी समाज दहेज लेते हैं, दहेज का मुख्य कारण व्यक्ति की योग्यता है। ये अलग अलग वाक्य हैं, ये सत्य हैं या असत्य भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, क्योंकि इनका अध्ययन होगा, इनका तथ्य संकलन के आधार पर परीक्षण होगा, और इस परीक्षण के आधार पर व्यक्ति अनुसंधानकर्ता की भूमिका निभाता हुआ निष्कर्ष निकालेगा। हो सकता है हमने कथन बनाया अनुसंधान से पूर्व कि जहाँ परंपरावादी समाज है वहाँ दहेज अधिक चलता है, हो सकता है ये कथन असत्य हो जाए। कई परंपरावादी समाजों में फतवे जारी कर दिए जाते हैं, खाप पंचायत निर्णय कर देती है 1 रुपये का नेक लिया जाएगा, वहाँ तो दहेज नहीं है,
क्योंकि वहाँ अध्ययन के अंदर वो निष्कर्ष गलत निकला। ठीक इसी प्रकार शैक्षणिक योग्यता के आधार पर इसका कोई उपकल्पना का कथन बनाया जाए, उसका अनुसंधान किया जा सकता है। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं अनुसंधान एक वह प्रक्रिया है जिसमें अध्ययनकर्ता दीर्घकालीन किसी विषय वस्तु को लेकर संपूर्ण तथ्यों के आधार पर अध्ययन करता है, एक कार्यकारी निष्कर्ष निकालता है, और ये निष्कर्ष जब सत्य सिद्ध हो जाते हैं, इनका अलग अलग क्षेत्रों में परीक्षण का परिणाम समान आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अनुसंधान एक सिद्धांत के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। मेरा अगला बिंदु द्वितीय वर्ष में प्रश्नावली विधि पर होगा। धन्यवाद।